तारीख थी 30 अक्टूबर 2023। कानपुर के एक बड़े कारोबारी के बेटे कुशाग्र कनौदिया का अपहरण हो जाता है। किडनैपिंग के थोड़ी ही देर बाद एक लेटर के जरिए 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। इसके अलावा लेटर में लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसा रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाहू अकबर। इस एक चिट्ठी से ही पूरे घर वालों के बीच हड़कंप मच जाता है और सभी पूरी शिद्दत से कुशाग्र की तलाश में लग जाते हैं। तुरंत मामला पुलिस तक पहुंचता है और फिर आगे जो खुलासा होता है वह हिला देने वाला होता है। तो आखिर इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग की पूरी कहानी क्या है? किडनैपर कौन था? कुशाग्र के साथ क्या कुछ हुआ और पुलिस ने इस केस को कैसे सॉल्व किया? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। सच्चाई जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। जैसे कि हमने बताया, यह घटना 30 अक्टूबर 2023 की है। रात के लगभग 9 बज रहे थे। कानपुर के आचार्य नगर इलाके में श्री भगवती विला के गार्ड राजेंद्र कुमार के पास एक बंदा आता है, नकाब पहना हुआ। वह गार्ड को एक चिट्ठी देकर कहता है कि यह चिट्ठी मनीष कनौदिया ने दिया है, तुम इसे मनीष के परिवार तक पहुंचा दो। लेकिन गार्ड चिट्ठी लेने से इनकार कर देता है और बंदे से कहता है कि तुम खुद इसे अंदर जाकर इसे दे आओ। गार्ड के इनकार करने के बाद वह बंदा खुद ही स्कूटी से उतरकर 2nd फ्लोर पर रहने वाले मनीष कनौदिया के घर के गेट के सामने चिट्ठी फेंक कर वापस चला जाता है। उस बंदे के वहां से जाने के बाद लगभग आधे घंटे बाद भगवती विला में पुलिस की कार आती है। पुलिस को देखकर गार्ड राजेंद्र कुमार घबरा जाता है, लेकिन पुलिस गार्ड से कुछ पूछे बिना ही अंदर चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस मनीष की पूरी फैमिली के साथ नीचे गार्ड के पास आती है। गार्ड के पास आकर पुलिस उससे सबसे पहले सवाल करती है कि पिछले 1 घंटे के अंदर बिल्डिंग के अंदर कौन कौन गया है। वैसे तो बिल्डिंग के अंदर जाने वाले सभी जाने पहचाने चेहरे ही थे, लेकिन वह नकाबपोश बंदा जिसने गार्ड से मनीष के घर के सामने एक चिट्ठी रखने को कहा था, वही एक नया बंदा था जो कुछ समय पहले ही बिल्डिंग के अंदर गया था। गार्ड के द्वारा यह बताए जाने के बाद पुलिस उससे उस बंदे के बारे में और भी सवाल करने लगती है। गार्ड बताता है कि वह बंदा एक स्कूटी से यहाँ आया था। उसने हेलमेट पहन रखे थे और हेलमेट के अंदर से उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। गार्ड उसे अपना चेहरा खोलकर अंदर जाने को कहता है, लेकिन वह बंदा गार्ड की बात को अनसुना करके वैसे ही अंदर चला जाता है। गार्ड के इस बयान से पुलिस को अब तक कोई क्लू नहीं मिलता है, लेकिन अंत में गार्ड एक ऐसी बात बताता है जिससे पुलिस की रातों की नींद उड़ जाती है और पूरी कानपुर पुलिस रात भर जगकर उस नकाबपोश बंदे की तलाश में लग जाती है, क्योंकि उस नकाबपोश बंदे के हाथ में 17 साल के कुशाग्र कनौदिया की जिंदगी होती है। वह कुशाग्र जो कानपुर के करोड़पति कपड़ा व्यापारी मनीष कनौदिया का बड़ा बेटा था। 17 साल का कुशाग्र कानपुर के जयपुरिया स्कूल में क्लास 10th में पढ़ाई करता था। उसका डेली का यह रूटीन था कि वह स्कूल से वापस आकर शाम 4 बजे के आसपास कोचिंग के लिए जाता था और रात 8 बजे घर वापस आ जाता था। अपने रूटीन के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 को भी कुशाग्र स्कूल से वापस आने के बाद शाम 4 बजे के आसपास कोचिंग के लिए निकलता है। कुशाग्र के पास एक स्कूटी थी, वह उसी स्कूटी से कोचिंग आना जाना करता था। कुशाग्र के कोचिंग जाने के बाद उसके घर वाले बिल्कुल निश्चिंत थे, क्योंकि यह तो कुशाग्र की रोज की रूटीन थी और कुशाग्र कोई छोटा बच्चा भी नहीं था कि उसे स्पेशल केयर की जरूरत थी। तो कुशाग्र के घर पर हर कोई बेफिक्र होकर अपने अपने काम में लगा हुआ था। लेकिन उस रात जब 8 बजे के बाद भी कुशाग्र घर नहीं लौटा, तब उसकी माँ ने उसके छोटे भाई से कुशाग्र के बारे में पूछा कि कहीं आज उसका कोई और प्लान तो नहीं है।
कुशाग्र का छोटा भाई ऐसा कोई भी प्लान होने से इनकार कर देता है। इसके बाद कुशाग्र की माँ थोड़ी देर और इंतजार करती है, लेकिन अब यह इंतजार उनके ऊपर भारी पड़ने लगा था। तब वह कुशाग्र को फोन करने का सोचती है। वो अपना मोबाइल उठाकर कुशाग्र को फोन करती है, लेकिन उसका नंबर, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं, वह अभी स्विच ऑफ है। ऐसा सुनकर कुशाग्र की माँ को थोड़ी घबराहट होने लगती है। वह अपने छोटे बेटे का मोबाइल लेकर कुशाग्र को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उस नंबर से भी वही जवाब आता है। अब कुशाग्र की माँ की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। कुशाग्र के बारे में पूछने के लिए वह उसके कुछ दोस्तों को कॉल करती हैं। उसके दोस्त जो जवाब देते हैं, वह सुनकर कुशाग्र की माँ की घबराहट और तेज हो जाती है। दरअसल उसके दोस्त बताते हैं कि कुशाग्र आज कोचिंग आया ही नहीं था। तो फिर कुशाग्र कोचिंग के नाम पर कहाँ गया, और कहीं भी गया तो अब तक घर वापस क्यों नहीं लौटा, और सबसे बड़ी बात, उसका मोबाइल नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है। यह सारे सवाल सोचकर कुशाग्र की माँ की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वह कुशाग्र के दादा और उस समय सूरत में रह रहे अपने पति मनीष को कुशाग्र के बारे में बताती हैं। कुशाग्र के दादा भी कानपुर के जाने माने कपड़ा व्यापारी थे और शहर में उनकी भी अच्छी खासी जान पहचान होती है। वह अपने स्तर से कुशाग्र का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी कुशाग्र का कोई सुराग नहीं मिल पाता। इसी गहमा गहमी में लगभग 1 घंटा बीत जाता है। इसी बीच कुशाग्र के परिवार का एक सदस्य किसी काम से घर से बाहर निकलता है। तभी उसे घर के बाहर ही एक चिट्ठी मिलती है। वह उस चिट्ठी को लेकर अंदर जाता है और फिर घर के अंदर लोग चिट्ठी खोलते हैं और इसे खोलते ही कुशाग्र के पूरे परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं। चिट्ठी के मुताबिक कुशाग्र कनौदिया की किडनैपिंग हो चुकी थी। किडनैपर्स उसे छोड़ने के बदले में 30 लाख की मांग कर रहे थे। किडनैपर्स ने चिट्ठी की शुरुआत में वही बातें लिखी थी जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताई। इसके अलावा चिट्ठी में यह भी लिखा था कि कुशाग्र की स्कूटी और उसका मोबाइल उसके घर के पास ही होटल सिटी क्लब के पास रखा हुआ है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि घबराओ मत और आप अल्लाह पर भरोसा रखो। इसके अलावा किडनैपर्स ने यह भी लिखा था कि आप लोग यह बात अपने लखनऊ वाली फैमिली को या पुलिस को ना बताएं, वरना इसका जो अंजाम होगा उसकी वजह आप लोग खुद होंगे। आपके पास सिर्फ 2 या 3 दिन का समय है। चिट्ठी से यह बात तो साफ हो गई थी कि कुशाग्र का अपहरण हो चुका है, लेकिन चिट्ठी पर अल्लाहू अकबर और अल्लाह पर भरोसा रखने की बात भी लिखी हुई थी, जिससे इस पूरे केस में धार्मिक एंगल भी नजर आ रहा था। कुशाग्र का परिवार बिजनेस से जुड़ा हुआ था। उसके दादा कानपुर के जाने माने कपड़ा व्यापारी थे और इसी शहर में उनके 2 शोरूम चलते हैं। वहीं कुशाग्र के पिता मनीष सूरत में कपड़ों का बिजनेस संभाल रहे थे। बिजनेस में होने की वजह से समाज के हर वर्ग के साथ इस परिवार का संबंध बहुत अच्छा था। ऐसे में सिर्फ धर्म की वजह से कुशाग्र का अपहरण हो जाना, यह बात समझ से परे थी। खैर, किडनैपर्स ने तो परिवार वालों को वार्निंग दी थी कि किडनैपिंग की जानकारी पुलिस को नहीं देनी है, लेकिन फिर भी कुशाग्र के परिवार वाले समझदारी से काम लेते हुए चिट्ठी मिलते ही सबसे पहले पुलिस से संपर्क करते हैं। क्योंकि यह अपहरण का मामला था, इसलिए इसमें जरा सी भी देरी एक बड़ी गलती साबित हो सकती थी। इसलिए पुलिस बिना समय गंवाए जांच शुरू कर देती है। कुशाग्र जिस रास्ते से कोचिंग जाया करता था, उस रास्ते की सभी सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है। इसके अलावा कुशाग्र का मोबाइल नंबर भी ट्रैक करने की कोशिश की जाती है। जांच आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा जानकारी लेने के लिए पुलिस की एक टीम कुशाग्र के घर भी पहुंचती है। कुशाग्र के घर आकर उसके परिवार से थोड़ी बहुत जानकारी लेने के बाद पुलिस सीधा गार्ड राजेंद्र कुमार से पूछताछ करने आती है। राजेंद्र पुलिस को पहले तो सामान्य जानकारी देता है, जैसे चिट्ठी देने वाले बंदे का हुलिया कैसा था। आने के बाद उसने गार्ड से क्या कहा और क्या गार्ड ने उस बंदे का चेहरा देखा था। इस सारे सवालों का जवाब देने के बाद गार्ड पुलिस को एक बेहद ही अहम जानकारी देता है।
गार्ड पुलिस को बताता है कि वह बंदा जिस स्कूटी से आया था वह स्कूटी रचिता मैम की स्कूटी से मिलती जुलती थी और सिर्फ स्कूटी का रंग रूप ही नहीं बल्कि सिर्फ एक डिजिटल को छोड़कर स्कूटी का नंबर भी रचिता मैडम की स्कूटी की नंबर से मेल खाता था। गार्ड ने यहाँ पर एक और होशियारी दिखाई थी। स्कूटी में आगे का नंबर प्लेट नहीं था, जबकि पीछे के नंबर प्लेट को कपड़े से ढका गया था। ऐसे में जब वह बंदा चिट्ठी देने के लिए स्कूटी से उतरकर सेकंड फ्लोर पर गया था, तब गार्ड ने नंबर प्लेट से कपड़ा हटाकर स्कूटी का नंबर नोट कर लिया था। पुलिस को गार्ड की ओर से यह जो जानकारी मिलती है, यह जानकारी पूरे केस के लिए बहुत ही अहम साबित होती है। जब कुशाग्र के घर वालों को यह बात पता चलती है कि चिट्ठी देने वाला बंदा रचिता मैम की स्कूटी से उनके घर पर आया था, तो उन्हें भी हैरानी होती है। रचिता कुशाग्र और उसके छोटे भाई की ट्यूशन टीचर थी। कुशाग्र ने तो होम ट्यूशन छोड़कर कोचिंग ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उसके छोटे भाई को ट्यूशन देने के लिए रचिता अभी भी उसके घर आया करती थी। कुशाग्र अपहरण केस में सबसे पहले क्यों रचिता का नाम आता है, यह नाम पता चलते ही पुलिस वाले कुशाग्र के घर वालों से बोलते हैं कि वह तुरंत रचिता से फोन करके उससे कुशाग्र के बारे में पूछें। कुशाग्र के घर वाले ऐसा ही करते हैं, लेकिन वह कुशाग्र की किडनैपिंग से पूरी तरह अनजान होती है। कुशाग्र के बारे में तो उसे कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन फिर उससे उसकी स्कूटी के बारे में पूछा जाता है। तब रचिता बताती है कि उसकी स्कूटी उसका दोस्त प्रभात लेकर गया था। जब पुलिस को यह बात पता चलती है, तब उनके शक की सुई रचिता और उसके दोस्त के ऊपर जाकर रुक जाती है। पुलिस वाले बिना समय गवाए रचिता को पूछताछ के लिए थाने बुलाते हैं। थाने में पूछताछ के दौरान रचिता पुलिस को सिर्फ इतना बताती है कि उसे इस मामले में कुछ भी मालूम नहीं है। उसके दोस्त प्रभात को जब भी स्कूटी की जरूरत होती थी, तब वह उसे मेरे पास से लेकर जाता था। तो सिर्फ मेरी स्कूटी उसके पास होने का यह मतलब नहीं है कि मेरा इस पूरे मामले से कोई संबंध है। पुलिस से पूछताछ के अनुसार तो रचिता को इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं होती है। तो अब पुलिस के सामने दूसरा नाम रचिता के दोस्त प्रभात का होता है। रचिता के बाद पुलिस प्रभात को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। रचिता की तरह प्रभात भी पुलिस को बताता है कि मुझे कुशाग्र के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। कुशाग्र के सिलसिले में तो प्रभात पुलिस को कोई जानकारी नहीं देता है, लेकिन जब पुलिस उससे रचिता की स्कूटी के बारे में पूछता है, तब वह बताता है कि हाँ, उसकी स्कूटी मेरे पास है। अब जब वह स्कूटी प्रभात के पास है, तो फिरौती की चिट्ठी देने वाला बंदा भी प्रभात के संपर्क में जरूर होगा। पुलिस को इस बात पर पक्का यकीन होता है और इसी यकीन के साथ पुलिस प्रभात और रचिता दोनों के घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू करती है। पुलिस को रचिता के घर आसपास के फुटेज से तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जब पुलिस प्रभात के घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू करती है, तब उसे फुटेज में प्रभात के साथ कुशाग्र नजर आता है। शाम के लगभग 4:45 में कुशाग्र स्कूटी से अपनी मर्जी से प्रभात के साथ बड़े आराम से उसके घर के अंदर जाता दिखाई देता है। इसके बाद लगभग आधे घंटे तक कोई भी ना तो घर से बाहर निकलता है और ना ही कोई घर के अंदर जाता है। इसके बाद लगभग 5:30 के आसपास प्रभात और रचिता घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बार कुशाग्र उन दोनों के साथ नहीं होता है। घर से निकलने के बाद रचिता अपने घर वापस चली जाती है, जबकि प्रभात कुशाग्र की स्कूटी लेकर वहां से निकल जाता है। अब सीसीटीवी फुटेज से यह बात तो साफ हो गई थी कि कुशाग्र का अपहरण प्रभात और रचिता ने ही किया था, लेकिन क्यों? इस समय पुलिस के लिए अपहरण की वजह ढूंढने से ज्यादा जरूरी कुशाग्र को ढूंढना था। सीसीटीवी फुटेज के सबूत मिलने के बाद पुलिस फिर से प्रभात और रचिता से पूछताछ करना शुरू करती है। अब इन दोनों के पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। रचिता पुलिस के सामने रोना शुरू कर देती है। पुलिस वाले उसे डांटते हुए चुप रहने को कहते हैं और पूछते हैं कि अभी कुशाग्र कहाँ है। इस सवाल का जवाब प्रभात देता है। वह बताता है कि कुशाग्र अभी मेरे घर पर है।
लेकिन अब वह जिंदा नहीं है। इस एक वाक्य से पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। चिट्ठी मिलने के थोड़ी ही देर बाद पुलिस वाले इन दोनों तक पहुंच गए थे। फिर इन दोनों ने कुशाग्र की हत्या कब की? इस सवाल के जवाब पर प्रभात पुलिस को बताता है कि हमने शाम में ही कुशाग्र की हत्या कर दी थी। यानी जिस समय कुशाग्र प्रभात के घर जाता हुआ दिखाई देता है, उसके थोड़ी ही देर बाद प्रभात और रचिता ने कुशाग्र की हत्या कर दी थी। 5:30 के आसपास जब वह दोनों घर से बाहर निकलते हैं, तब वह कुशाग्र की हत्या कर चुके थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम प्रभात के घर जाती है। वहां स्टोर रूम में फर्श पर पुलिस को कुशाग्र की लाश मिलती है। उसके गले में रस्सी लिपटी होती है, यानी इन दोनों ने कुशाग्र का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस वाले कुशाग्र को सही सलामत बरामद करने के लिए रात भर जांच में जुटे रहते हैं। अपनी मेहनत के बल पर वह अपराधी तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन यहाँ अपराधी पहले ही पुलिस से एक कदम आगे चल रहे थे। इसलिए पुलिस वाले अपनी ओर से पूरी कोशिश करने के बावजूद कुशाग्र को बचा नहीं पाए। अब कुशाग्र की बॉडी मिल चुकी थी। दोनों अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में थे। दोनों के कन्फेशन के अनुसार इन्होंने शाम में ही कुशाग्र की हत्या कर दी थी। फिर रात 9 बजे इन्होंने फिरौती की चिट्ठी कुशाग्र के घर पर क्यों भिजवाई? अगर कुशाग्र की किडनैपिंग सिर्फ पैसे के लिए की गई थी, तो अपने घर बुलाने की कुछ ही देर बाद प्रभात ने उसकी हत्या क्यों कर दी थी? इन सारे सवालों के साथ पुलिस वाले इन दोनों से पूछताछ जारी रखते हैं। कुशाग्र की हत्या वाले दिन आखिर हुआ क्या था? इसके अलावा भी पुलिस के कई सारे सवाल थे जो पुलिस प्रभात और रचिता के सामने रखते हैं। पुलिस के सवालों की लंबी लिस्ट के बाद प्रभात और रचिता अपने गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली रचिता के माता पिता की मौत 4 साल पहले हो गई थी। इसके बाद से वह कानपुर में अकेले रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू करती है। कानपुर में रहते हुए घटना से लगभग 6 महीने पहले प्रभात शुक्ला से उसकी जान पहचान होती है। बहुत जल्द यह जान पहचान प्यार में बदल जाती है और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। प्रभात पहले दुकानों में मसाले का सप्लाई करने का काम किया करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से वह बेरोजगार था। रचिता के पैसों से ही उसका गुजारा होता था। रचिता और प्रभात एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन शादी के लिए इनके पास पैसा नहीं होता है। इसी बीच घटना से कुछ महीने पहले कुशाग्र की बहन की बर्थडे पार्टी होती है, जिसमें रचिता अपने बॉयफ्रेंड प्रभात को लेकर जाती है। इस पार्टी में ही कुशाग्र के घर वालों की अमीरी और शानो शौकत देखकर प्रभात की नीयत बिगड़ने लगती है। वह इस परिवार से पैसे निकालने का प्लान बनाने लगता है। वह अपने इस प्लान के बारे में रचिता को बताता है और उससे कहता है कि अगर तुमने इस काम में मेरा साथ दे दिया तो हम दोनों की जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। बेहतर फ्यूचर के लालच में आकर रचिता प्रभात का साथ देने को तैयार हो जाती है। इसके बाद यह दोनों मिलकर कुशाग्र को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि रचिता अभी भी कुशाग्र के छोटे भाई को ट्यूशन देती थी, इसलिए उसके पास कुशाग्र के बारे में पूरी जानकारी थी। इसी जानकारी के आधार पर यह दोनों अपना प्लान तैयार करते हैं। घटना वाले दिन जब कुशाग्र अपने घर से कोचिंग जाने के लिए निकलता है, तब प्रभात जानबूझकर उसके रास्ते में आ जाता है। रचिता का बॉयफ्रेंड होने की वजह से कुशाग्र और प्रभात की भी पहले से जान पहचान होती है। प्रभात कुशाग्र को रोककर कहता है कि उसे जाना है तो क्या वह अपनी स्कूटी से उसे घर तक छोड़ देगा। कुशाग्र प्रभात को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद यह दोनों प्रभात के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद प्रभात कुशाग्र को कोल्ड ड्रिंक पीने का ऑफर देकर घर के अंदर बुलाता है। प्रभात की रिक्वेस्ट करने पर कुशाग्र उसके घर के अंदर चला जाता है। प्रभात के घर पर रचिता और उसका एक दोस्त शिवा भी होता है, जो इस घटना में प्रभात का साथ देने के लिए यहाँ आया होता है। घर के अंदर जाने के बाद प्रभात कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है, जिसमें पहले से ही बेहोशी की दवा मिलाई जाती है। कुशाग्र यह कोल्ड ड्रिंक पी लेता है और उसके पीने के थोड़ी ही देर बाद वह बेहोश होने लगता है। ठीक इसी समय प्रभात एक रस्सी लेकर आता है और फिर रचिता और शिवा की मदद से प्रभात कुशाग्र का गला घोंटकर उसकी जान ले लेता है।
कुशाग्र की जान लेने के बाद प्रभात कुशाग्र की स्कूटी किसी अनजान जगह पर छोड़कर चला जाता है और उसके मोबाइल को भी किसी अनजान जगह पर गड्ढे में फेंक देता है। इसके बाद वह रचिता की स्कूटी से शिवा के साथ कहीं चला जाता है और फिर रात के लगभग 9 बजे के आसपास फिरौती वाली चिट्ठी लिखकर कुशाग्र के घर भिजवा देता है। कुशाग्र के घर यह चिट्ठी शिवा लेकर जाता है। वैसे प्रभात भी उसके साथ आया होता है, लेकिन वह कुशाग्र के घर से थोड़ी दूर पहले ही स्कूटी से उतर जाता है। पुलिस को चकमा देने के लिए यह दोनों स्कूटी के नंबर में भी हेरफेर करके एक डिजिट बदल देते हैं। चिट्ठी में उन्होंने अल्लाहू अकबर और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली बात भी लिखी थी। तो इन्होंने ऐसा क्यों लिखा? इस सवाल के जवाब पर प्रभात पुलिस को बताता है कि वह लोग इस पूरे मामले को मुश्किल बनाकर पुलिस का ध्यान भटकाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इसे धार्मिक एंगल देते हुए अल्लाहू अकबर और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली बात लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने यह बात इसलिए भी लिखी थी क्योंकि इन्हें लाश को ठिकाने लगाने के लिए समय चाहिए था। उन्होंने सोचा था कि पुलिस धार्मिक नारे देखकर बड़े स्तर पर जांच शुरू करेगी, तब तक वह लोग लाश को आसानी से ठिकाने लगा सकेंगे। लेकिन उनकी यह चालाकी भी नाकाम हो जाती है। अब सवाल यह है कि जब किडनैपिंग पैसे के लिए की गई थी, तब इन लोगों ने कुशाग्र को अपने घर बुलाने के तुरंत बाद उसकी हत्या क्यों कर दी? पुलिस के अनुसार प्रभात को शक होता है कि कुशाग्र रचिता को पसंद करता है और इसलिए अक्सर वह रचिता से मिलने भी आता था। प्रभात को यह चीज पसंद नहीं थी, वह कुशाग्र से जलने लगा था। इसलिए पैसे के लिए किडनैपिंग का प्लान होने के बावजूद प्रभात कुशाग्र की हत्या का भी प्लान बना लेता है और रचिता को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। इसके अलावा पैसे का लालच देकर वह अपने दोस्त शिवा को भी इस अपराध में शामिल कर लेता है। इन लोगों की प्लानिंग ऐसी थी कि रात में फिरौती की चिट्ठी मिलते ही इन्हें कुछ ही घंटे के अंदर पैसे मिल जाएंगे, जिसके बाद वह सब शहर छोड़कर भाग जाएंगे। इस दौरान उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने के लिए भी इंतजार कर लिया था, लेकिन पुलिस की तत्परता की वजह से इनका प्लान फेल हो गया और घटना के कुछ ही घंटों बाद यह तीनों पुलिस की पकड़ में आ गए। कुशाग्र की हत्या के आरोप में यह तीनों अभी जेल में बंद है। इस अपराध के लिए इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, इसका फैसला तो अदालत में होगा, लेकिन आपके अनुसार इन्हें कौन सी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। ऐसे ही क्राइम से जुड़ी कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।